ओके, यूके प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडिया। तो रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे थे। ओके, और द यूके पीएम विजिटेड इंडिया। इन दिस विजिट both the countries agreed on a joint statement titled towards shared security and prosperity through national resilience, है ना। तो इस जो विजिट था, इस विजिट में दोनों कंट्री ने एक जॉइंट स्टेटमेंट पर एग्री बनाया, कंसेंसस बनाया, दोनों सहमत हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट। किस स्टेटमेंट पे? टुवर्ड्स शेयर्ड सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी के क्षेत्र में यूके और एंड इंडिया एक दूसरे को कॉपरेट करेगा, है ना, सिक्योरिटी के क्षेत्र में, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, चाहे वो लैंड सिक्योरिटी हो, सी सिक्योरिटी हो, है ना। एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू नेशनल रेसिलियंस, मीन्स दृढ़ता के साथ, राष्ट्रीय दृढ़ता के साथ ये क्या करेगा? सिक्योरिटी में एक दूसरे की मदद करेगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए भी एक दूसरे के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो विजिट का हाईलाइट क्या है? आपको पता है कि यूके इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर है। क्यों? वाई यूके इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया? फर्स्ट, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। हिस्टोरिकल पॉइंट से यूके क्या रहा है? यूके, आपको पता है कि यूके, इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम का एक कॉलोनी था इंडिया। और इस तरह से कई सारे कल्चरली लिंक भी रहे हम लोग। हमने कई सारी चीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है वो यूके से अडॉप्ट किया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे पार्ट हमने यूके से लिया है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल सिस्टम के कारण हम यूके से काफ़ी रिलेटेड हैं। दूसरी बात, यूके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का, है ना। और साथ ही साथ ये यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया का रिलेशन अगर यूके के साथ अच्छा होता है तो इंडिया के लिए हाँ एक बेनिफिशियल होगा, है ना। जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में ये बेनिफिशियल होगा। और क्यों इम्पोर्टेंट है यूके? ओके, फॉरेन करेंसी, बहुत सारे इंडियंस यूके में वर्क करते हैं, खासकर लंदन में, है ना। फॉरेन रेमिटेंसेस आते हैं। तो कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूके हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूके यूरोप का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है ना, सबसे मजबूत कंट्री है अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसलिए अगर यूरोप में और ऐसा बोला जाता है कि जो मार्केट है इंडिया का, जो मार्केट है वो यूरोप है। इंडियन गुड्स के लिए यूरोप एक अच्छा मार्केट है ना। तो अगर यूरोप में हम अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूके हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री हो सकता है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूके हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम आगे देखेंगे कि इसलिए इसी के लिए इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि इस पर अभी निगोशिएशन चल रहा है। ओके, तो हाइलाइट्स ऑफ विजिट, यानी हाइलाइट्स ऑफ विजिट का मतलब इस विजिट के दौरान कौन कौन से डिसीजन लिए गए और कैसे यूके और इंडिया का रिलेशन में क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या बदलाव, क्या क्या न्यू इनिशिएटिव लिया गया। तो ऑन इंडियाज पोजीशन ऑन रशिया, सबसे पहले अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है वो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यानी रशिया यूक्रेन वॉर। उस पर यूके का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है ना, चाहे यूनाइटेड नेशन काउंसिल हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, या तो रशिया की तरफ अपना उसका सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया का, अगर हम जियोपॉलिटिक्स के टर्म में देखें तो यूके ने इस इंडिया का जो पोजीशन है रशिया पे, उस पर क्या बताया है, उस पर क्या टिप्पणी की है? यूके ने कहा है कि इंडिया हैज हिस्टोरिक रिलेशनशिप विद रशिया एंड एवरीबॉडी रिस्पेक्ट इट, यानी इंडिया का रशिया के साथ क्या है, हिस्टोरिक रिलेशन है ना। रशिया एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है इंडिया का, जो कि समय पे इंडिया की मदद किया है ना। तो यूके पीएम का कहना है कि ये सभी को पता है कि रशिया इंडिया का एक हिस्टोरिक फ्रेंड है, हिस्टोरिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, और
हर कोई इसे रिस्पेक्ट करता है, यानी यूके भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी रशिया इंडिया का जो पोजीशन है रशिया के रिस्पेक्ट में उसको यूके रिस्पेक्ट करता है ना, इसका कहने का मतलब। दूसरा, द टू कंट्रीज हैड अ शेयर्ड इंटरेस्ट इन कीपिंग द इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इस विजिट का सबसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है कि इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा रीजन कहा जाता है? यस, इंडियन ओशन और वेस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशन के बीच में जो रीजन है, ठीक है, उसे बोला जाता है इंडो पैसिफिक रीजन, है ना। उसमें लगभग 24 कंट्रीज आते हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों का अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। इंडिया का क्या इंटरेस्ट है? इंडिया का तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसोर्स रिच रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन। साथ ही साथ इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहाँ पे, है ना, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना का फैक्टर है, चाइना इंडिया को काउंटर करना चाह रहा है रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के द्वारा। तो इंडिया भी इस रीजन में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है और सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है। तो और यूके का क्या इंटरेस्ट है? जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, जियोपॉलिटिकल, क्योंकि चाइना को काउंटर करना चाहता है, चाइना की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी उसको काउंटर करना चाहता है यूके विद द हेल्प ऑफ इंडिया, है ना। तो यूके का और रिसोर्स रिच रीजन है, तो किसी भी कंट्रीज का, डेवलप कंट्री का इंटरेस्ट होता है रीजन में जो रिसोर्स रिच रीजन होते हैं, ठीक है। तो यूके और इंडिया दोनों का एक अपना इंटरेस्ट है इस रीजन में, और इसके लिए और इसीलिए दोनों कंट्री ने ये डिसाइड किया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री ओपन बनाना है, फ्री रखना है। फ्री मतलब कोई भी आके यहाँ पे अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, ट्रेड कर सकता है ना। ओपन रखना है और फ्री रखना है, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो। खासकर जो चाइना का जो ट्रेड बढ़ता जा रहा है, खासकर साउथ चाइना सी में, उसके कंटेक्स्ट में ये जरूरी है कि इस रीजन को फ्री रखा जाए, क्योंकि साउथ चाइना सी में आपने देखा है कि काफ़ी उसका ट्रेड बढ़ा है। कोर्शन मतलब कोर्शन मतलब हाँ, फोर्सफुली वो बहुत सारी चीज़ों को कब्जा करना चाह रहा है, खासकर साउथ चाइना सी में, है ना। हाँ, बट साउथ चाइना सी में कई आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज के साथ विवाद है, थाईलैंड के साथ है ना, वियतनाम के साथ है, फिलीपींस के साथ है। तो कई सारे आइलैंड पे क्लेम करता है चाइना, साउथ चाइना सी में कई सारे रिसोर्सेज पे क्लेम करता है। तो ये जरूरी इस कंटेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में ये जरूरी है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री और ओपन रखा जाए ताकि सभी लोग उसे बेनिफिट ले सके। ओके, सेकेंड, इसी के तब में यूके ने क्या किया है, इंडिया के द्वारा इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो लिया गया था उसको ज्वाइन किया है। इंडिया ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लिया था कुछ दिन पहले, उसको यूके ने ज्वाइन किया है। ये इनिशिएटिव क्या था? इट इज एन ओपन नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव फॉर कंट्रीज टू वर्क टुगेदर फॉर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन टू कॉमन चैलेंजेस इन द रीजन लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी एंड रिसोर्सेज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, साइंस एंड टेक, ट्रेड एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो क्या है, इंडिया के द्वारा जो इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लिया गया है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है, ये कैसा इनिशिएटिव है? ओपन इनिशिएटिव। ओपन इनिशिएटिव करने का मतलब कोई भी कंट्रीज, किसी भी रीजन की कंट्रीज में आके ज्वाइन कर सकती है ना। ऐसा जो कोई जरूरी नहीं है कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज हैं वही इसमें शामिल होंगे, तो किसी भी क्षेत्र के कंट्रीज में शामिल हो सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, ओपन इनिशिएटिव है। नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव है। नॉन ट्रीटी बेस्ड मतलब कोई ट्रीटी साइन नहीं की जाएगी, है ना, यानी किसी पे फोर्स नहीं किया जाएगा, है ना, किसी भी इनिशिएटिव के लिए। फॉर कंट्रीज टू वर्क टुगेदर फॉर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन टू कॉमन चैलेंजेस, मतलब कुछ कॉमन चैलेंजेस है जिसे इसमें सॉल्व किया जाएगा। कॉमन चैलेंजेस जैसे किससे रिलेटेड? मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड, है ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी। ओके, यानी कोई कंट्री किसी सी पे कब्जा न कर ले, किसी कंट्री को नुकसान ना पहुंचाए, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम इकोलॉजी एंड रिसोर्सेज, जो भी, क्योंकि आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन एक रिसोर्स रिच कंट्री रीजन है, तो इसलिए जरूरी है कि मैरीटाइम इकोलॉजी एंड
रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए, है ना, और इक्वल उससे बेनिफिट उठाया जाए। तो इस क्षेत्र में भी कॉपरेशन होगा। साथ ही साथ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। आपको पता है कि मैक्सिमम जो ऐसा बोल सकते हैं कि डिजास्टर्स, खासकर जो टाइड्स आते हैं, आपने सुनामी सुना होगा, है ना, तो सुनामी इंडोनेशिया और ये आया था इंडोनेशिया में, और उसका इफेक्ट इंडियन ओशन तक था। तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो उसे क्या बोलते हैं, सुनामी को क्या बोला जाता है? सुनामी होता क्या है? अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक इन ओशन। जब ओशन में अर्थक्वेक आता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी, ठीक है। जब अर्थक्वेक के अंदर पृथ्वी हिलती है तो उससे वाटर स्प्रेड होता है ना। तो आप देखेंगे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है दैट इज वेरी वल्नरेबल टुवर्ड्स द डिजास्टर्स लाइक सुनामी, है ना। उसके अलावा वोल्केनोज इरप्शन होते रहते हैं, है ना। वोल्केनोज आप देखेंगे कि जो फिलीपींस है वो वोल्केनोज आइलैंड से पूरी तरह बना हुआ है, चाहे इंडोनेशिया में कई सारे वोल्केनोज आते हैं। तो इस क्षेत्र में आपको मैक्सिमम डिजास्टर देखने को मिलेगा, खासकर सुनामी जैसा जो डिजास्टर होता है। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए भी इस क्षेत्र में कॉपरेशन की जरूरत है, और उसी के लिए इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें यूपी में ज्वाइन किया। साथ ही साथ साइंस एंड टेक, तो बहुत जो ओशन के अंदर ओशन की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कॉपरेशन की जरूरत है, ठीक है। साथ ही साथ ट्रेड एंड मैरिटाइम, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट इस रीजन से होकर गुजरता है, ठीक है। कौन सा वो स्टेट है? मलक्का स्टेट, है ना, एक नैरो स्टेट है मलक्का स्टेट, जिससे ट्रेड जो ट्रेड सी लाइन्स गुजरता है ट्रेड के लिए, है ना, जो इंडोनेशिया के पास है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है। अगर उस रूट को अगर हम बंद कर दें तो पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है वो कट जाएगा ट्रेड से, है ना। तो ट्रेड के लिए भी ट्रेड एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट जो है उसके लिए भी हम कॉपरेशन करेंगे। तो ये इंडिया का इनिशिएटिव है, तो इम्पोर्टेंट है कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था, इन सारे जो कॉमन चैलेंजेस हैं उन पे कॉपरेशन जुटाने के लिए। और ये कैसा है? ओपन है। ओपन मतलब कोई भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और नॉन ट्रीटी बेस्ड है, मतलब इसमें कोई ट्रीटी साइन नहीं होगा, है ना, यानी किसी को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप ये काम करें। मान लीजिए कोई इनिशिएटिव लिया गया इसके अंदर, तो जो ट्रीटी बेस्ड होता है उसमें सब सिग्नेटरी होते हैं, है ना, रेटिफाई किया जाता है और सभी को मानना पड़ता है। तो ये नॉन ट्रीटी बेस्ड है, ओके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इस विजिट का हाईलाइट है कि यूके ने ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक ओशन, इंडिया के इंडो पैसिफिक ओशन। इसका मतलब यूके इंडिया को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट कर रहा है ना, इंडिया के इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा है, खासकर इस रीजन में। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू काउंटर द चाइनाज एग्रेशन। चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए जरूरी है कि हमें यूरोप की कंट्रीज का सपोर्ट मिले, है ना, अमेरिका का सपोर्ट मिले, है ना। तो यूके का ज्वाइन करना ये बहुत बड़ा एक कदम है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चाइना को, इसका मतलब वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, इंडिया को सपोर्ट करना अगेंस्ट चाइना, ओके। दे एग्री टू कंस्टिट्यूट अ सब ग्रुप ऑन कंटेनिंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। दे एग्री टू कंस्टिट्यूट ए सब ग्रुप ऑन कंटेनिंग काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म क्या होता है? एक्सट्रीमिज्म जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, एलडब्ल्यूई नेशनलिज्म, है ना, या फिर जो भी नागालैंड में आपने सुना होगा उल्फा, आपने सुना होगा अल्फा उल्फा असम में, है ना। तो ये सब क्या है? एक्सट्रीमिज्म है। मतलब एक्सट्रीम मतलब बहुत एक्सट्रीम कदम उठा लेना गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये दोनों कंट्री एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं वो कहीं बाहर से ऑपरेट करते हैं, है ना, वो इंडिया में करेंगे ऑपरेट, बट वो कहीं बाहर से ऑपरेट करेंगे। जैसे जितना भी नागालैंड में जो एक्सट्रीमिज्म है वो म्यांमार से ऑपरेट होता है, बहुत सारे एक्सट्रीमिज्म बांग्लादेश से ऑपरेट होता है, उसी तरह कुछ लंदन से, ब्रिटेन से ऑपरेट होता होगा, यूके से। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, कॉपरेट करेंगे, और एक सब ग्रुप बनाया जाएगा ताकि एक्सट्रीमिज्म को काउंटर किया जा सके। खासकर वैसा एक्सट्रीमिज्म जो दूसरे के लैंड से किया जा रहा है ना, जैसे यूके के लैंड से इंडिया
तो इसको रोकने के लिए ये सब ग्रुप बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, बोथ लीडर्स कमिटेड दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन विल कंक्लूडेड बाय द एंड ऑफ 2022। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इंडिया यूके के बीच में बहुत कम कंट्रीज के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? ओके, देखिए जो ट्रेड है हमारा उसमें कई सारे बैरियर्स होते हैं। जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है ना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें कई सारे बैरियर्स होते हैं। एक होता है टैरिफ बैरियर, दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, जैसे टैक्स है ना, तो टैरिफ बैरियर्स जो टैरिफ लगाया जाता है, जैसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया है ना, या एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, तो ये बहुत सारे टैक्स लगा के उसके वस्तुओं को महंगा कर दिया जाता है ताकि उसका सामान यहाँ पे महंगा बिके और वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मतलब बेचा जा सके, है ना। जैसे ब्रिटेन का कोई प्रोडक्ट है तो इंडिया क्या करेगा, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा, है ना। तो जैसे ही वो सामान आएगा हमारे यहाँ तो वो महंगा होगा इन कंपेरिजन टू इंडियन गुड्स, और उसका प्रमोशन उतना नहीं होगा, उसकी बिक्री उतनी नहीं होगी। तो ये बैरियर्स होते हैं, ये कुछ बैरियर्स जानबूझ के भी लगाए जाते हैं ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट किया जाए, हाँ, बचाया जा सके, ठीक है। दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब कुछ क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें। जैसे आपने सुना होगा कि हाइजीन करके क्राइटेरिया होता है। जैसे आप अगर खासकर ब्रिटेन में, यूके में, यूरोपियन यूनियन में, जैसे आप इंडियन गुड्स कुछ बेच रहे हैं तो पहले हाइजीन लेवल पे उसे चेक किया जाता है, इसमें कोई ऐसा जर्म तो नहीं है, कोई ऐसा वो तो नहीं है जो बीमारी फैला सके, तो उसे कहा जाता है नॉन टैरिफ बैरियर, है ना। वो बैरियर लगा दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले अल्फांसो मैंगो पे लगा दिया था बैरियर, है ना, यूके। हाँ, बहुत सारी चीज़ों पे लगाता है, खासकर इंडियन गुड्स पे, कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, हाइजीन लेवल पे वो सही नहीं है। तो ये होता है नॉन टैरिफ बैरियर। तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा दो देशों के बीच में, तो ये सारे बैरियर्स या तो मिनिमम हो जाएंगे या तो एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। या तो बहुत कम हो जाएंगे बैरियर्स, या तो फिर एकदम पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ट्रेड को प्रमोशन मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दोनों देश के बीच में प्रमोशन मिलेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा, लेकिन अभी ये निगोशिएशन लेवल पे, अभी इस पे निगोशिएशन चल रहा है ना, वार्तालाप चल रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा। और इसको दोनों देशों ने बोला है कि ये 2022 तक इसे खत्म करना है, 2022 के अंत तक इसे नेगोशिएशन को खत्म करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अप्लाई करना है, ठीक है। उसके अलावा रिसेंटली इंडिया एंड यूके एडॉप्टेड अ 2000 रोड मैप फॉर इंडिया यूके रिलेशनशिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में इंडिया और यूके ने एक रोड मैप तैयार किया है, रोड मैप 2030, ठीक है, रोड मैप 2030। इस रोड मैप का नाम है रोड मैप मतलब एक स्ट्रेटजी बनाना, एक रोड मैप तैयार करना कि 2030 तक हमारा रिलेशन कैसा होगा, 2030 तक हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है ताकि हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा हो, है ना। तो एडॉप्टेड है 2030 रोड मैप फॉर इंडिया यूके रिलेशनशिप। इसका एम क्या है, मेन एम क्या है रोड मैप 2030 का, कि जो बायलैटरल टाइज है हमारा, बायलैटरल टाइज, बायलैटरल क्या होता है, दो देशों के बीच में बायलैटरल टाइज होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप होता है, ये लेवल ऊपर है ना, ये एक लेवल ऊपर है पार्टनरशिप का। इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बायलैटरल रिलेशन मतलब आदान प्रदान, जैसे हम आपके यहाँ ट्रेड करेंगे, आप हमारे यहाँ ट्रेड करेंगे, है ना, इस तरह से। बट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया वो, मतलब वो एक तरह के ग्रुप में आ गया। जैसे डिफेंस में आपको कॉपरेट करेगा वो, है ना, आप कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं किसी कंट्री के विरुद्ध, वो आपके साथ रहेगा, है ना। तो ये अगर अचीव कर लेते हैं हम लोग, और ये जो रोड मैप 2030 है उसका ये मकसद है कि हम हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया यूके का, उसको कन्वर्ट कर देना है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मतलब आपको डिफेंस में कॉपरेट करेगा, है ना, स्ट्रेटेजिकली आपको इनिशिएटिव लेंगे तो आपको वो सपोर्ट करेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स में आपको हेल्प करेगा, आपके खेमे में रहेगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा, और ये अचीव होता है तो यूके एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर हो गया है इंडिया का, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट
PM visit to India. Okay.